उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने अपने चुनावी पैतरों से समाजवादी पार्टी को हैरान कर दिया है। मायावती ने यूपी में होने जा रहे उपचुनाव में बड़े खामोशी और सूझबूझ से प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। बहुजन समाज पार्टी और नगीना से सांसद चंद्रशेखर की पार्टी आजाद समाज पार्टी ने मैनपुरी की करहल सीट पर अपने अपने कैंडिडेट्स के नाम घोषित कर दिए हैं। करहल विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा ने अवनीश कुमार शाक्य को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं विश्व प्रताप को आजाद समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। बसपा प्रत्याशी अवनीश कुमार शाक्य लंबे समय से बीएसपी की सेवा कर रहे हैं। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर तेज प्रताप यादव का नाम घोषित किया था, जिन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद से करहल विधानसभा सीट खाली हुई थी। अब इस पर 13 नवंबर को चुनाव होना है। करहल बेहद ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। करहल की सीट सपाइयों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर सपा का ज्यादातर समय पर कब्जा रहा है। इस सीट पर साल 1993 से लगातार समाजवादी पार्टी ही जीतती चली आ रही है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री और आगरा के सांसद प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को उतार दिया था, लेकिन फिर भी इस सीट पर उनकी हार हुई और अखिलेश यादव जीते। अखिलेश यादव बाद में 2024 में सांसद चुन लिए गए और फिर से करहल में उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि इस बार बीजेपी ने करहल सीट के लिए पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन अभी भी ये देखना होगा कि यहां से किसको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने अभी अपने नाम घोषित नहीं किए हैं। ऐसे में करहल में मुकाबला बेहद कड़ा होने जा रहा है। एक तरफ मायावती और बीजेपी, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की लीगेसी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव का नाम करहल से जोड़ा गया है और करहल में अगर अखिलेश यादव को परेशानी होती है तो उनकी पार्टी को परेशानी होगी। इस बीच में आजाद समाज पार्टी भी जो तेजी से उत्तर प्रदेश में अपने कदम जमा रही है और दलित मतदाताओं के बीच में उसने तेजी से अपने आप को स्थापित करना शुरू कर दिया है। करहल के अलावा मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीएसपी ने मुस्लिम कार्ड खेला है और सबको चौंका दिया है। मीरापुर विधानसभा प्रभारी शाह नजर को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे समाजवादी पार्टी की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि सपा पहले ही यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्र बधू सुम्बुल राणा पर दांव खेला है और उनको यहां से कैंडिडेट बनाया है। अब बीजेपी की सहयोगी पार्टी आरएलडी पर सबकी नजरें हैं। मायावती ने कुंदरगी विधानसभा सीट पर भी अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। बसपा ने इस सीट पर रफतुल्लाह उर्फ छिद्दा को अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी यहाँ भी उसने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। एक तरीके से ये सपा की धड़कनें बढ़ाने वाला प्रयोग कहा जा रहा है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट की अगर बात कर लें तो यहाँ के उपचुनाव के लिए बीएसपी ने अपने पूर्व में घोषित प्रत्याशी शिवबरन पासी का टिकट काट दिया है। पार्टी हाईकमान ने जितेंद्र कुमार को अपना नया प्रत्याशी बनाया है। जितेंद्र सिंह हनुमानगंज के पास रहने वाले हैं। 2 माह पहले 19 अगस्त को बीएसपी ने शिवबरन पासी को फूलपुर से अपना कैंडिडेट घोषित किया था। प्रत्याशी घोषित करने के मामले में बीएसपी सबसे आगे रही। शिवबरन पासी बसपा का टिकट मिलने के बाद से लगातार 2 महीने से चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया के दिन शुक्रवार को ही यानी बीते शुक्रवार को उनका टिकट काट दिया गया और उनकी जगह जितेंद्र को टिकट दे दिया गया। समाजवादी पार्टी ने फूलपुर सीट पर मुस्तफा सिद्दीकी को अपना कैंडिडेट बनाया है। सिद्दीकी इससे पहले 3 बार से विधायक रह चुके हैं। अब ये इतने कंपैरिजन बताने की वजह यह है कि अखिलेश यादव जहां जहां प्रयास कर रहे हैं कि अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए, बहुजन समाज पार्टी ने भी उपचुनाव में उतना ही मजबूत दांव खेला है और सबसे बड़ा दांव तो करहल में खेला है, जो कि अखिलेश यादव के अपना घर बताया जाता है, अपना गढ़ बताया जाता है, वहां से विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे में मायावती के बारे में कहा जा रहा है कि वो इन उपचुनावों में अपना टेस्ट तो दे ही रही हैं, लेकिन दूसरे को टेस्ट में पास नहीं होने देना चाहती हैं। यानी मायावती के इन दावों से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को उन्होंने फंसा दिया एक तरीके से। करहल में तो उनके घर में ही फंसा दिया है। बहुजन समाज पार्टी अमूमन उपचुनाव से दूर रहती है, लेकिन उपचुनाव में इतनी दमदारी से और मजबूती से लड़ने के पीछे कई वजह है। दरअसल मायावती को यूपी में अपनी खोई हुई जमीन को हासिल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। खिसकी हुई सियासी जमीन को पाने के लिए बसपा को उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना होगा, ताकि 2027 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव हो तो जनता के बीच में एक मजबूत संदेश रहे कि मायावती भी एक मजबूत कंटेंडर है। चुनावी मैदान ऐसा नहीं रहे कि सिर्फ बीजेपी और सपा के बीच में रह जाए,
मायावती अपने आप को स्थापित कर पाए, इसलिए उपचुनाव में मजबूती से वो अपने आप को खड़ा करना चाह रही हैं। हालांकि बीते कुछ चुनावों को देखा जाए तो 2014 की अगर बात कर लें, इनफैक्ट अगर 12 की भी बात कर लें, 12-14 के बाद से लगातार जितने चुनाव हुए हैं, विधानसभा या फिर लोकसभा चुनाव, सब में बीएसपी का वोट प्रतिशत कम होता चला गया है। बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 13% से 9% पे बसपा का वोट शेयर आ गया है। तो ऐसे में मायावती के लिए ये अलार्मिंग स्टेज हो गई है कि उनको करो या मरो, मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा करना है, अकेले खड़ा रहना है। ये भी देखिए स्पष्ट बात उन्होंने कह दी है कि वो ना ही किसी नेशनल पार्टी से अलायंस करेंगी, ना इंडिया में जाएंगी, ना एनडीए गठबंधन में जाएंगी और ना ही किसी क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन करेंगी, वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में मायावती का ये जो दांव है और जो उनकी दमदारी से प्रयास किया जा रहा है फिर से अपना खोया हुआ जनाधार पाने के लिए, वो परेशानी की बात है समाजवादी पार्टी के लिए। मायावती का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो वो अपने आप को 2027 के लिए एक तरीके से तैयार कर रही है, सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है इसको। लेकिन उत्तर प्रदेश से बाहर अगर बात कर ले, महाराष्ट्र और झारखंड में भी पार्टी अपने पिछले रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए कोशिश कर रही है और उसको बेहतर करने के लिए भी। महाराष्ट्र में बसपा का कोई कैंडिडेट अब तक नहीं जीता है, ऐसे में वो अपना खाता खोलने पर पूरी तरीके से प्रयास कर रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो बीएसपी का वोट शेयर हरियाणा में भी 2% के करीब रहा है। महाराष्ट्र में बीते 19 के चुनाव में देखा जाए तो 1% के करीब रहा है। उसके पहले के चुनाव में महाराष्ट्र में 2014 में देखा जाए तो कुछ विधानसभा क्षेत्रों में 60 से 8% रहा, विदर्भ और उसके आसपास के क्षेत्रों में। तो यानी मायावती के लिए स्कोप है महाराष्ट्र में। हरियाणा में रिजल्ट अच्छे नहीं मिले, लेकिन वोट शेयर उनका दुरुस्त रहा, कम हुआ लेकिन स्थिर रहा। दूसरी तरफ आप देखिए कि महाराष्ट्र में उनको अपने आप को मजबूत करना है तो महाराष्ट्र में अच्छे वोट शेयर लाने होंगे, झारखंड में भी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश उनके लिए मायने रखता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश उनका होम टर्फ है और यहाँ पर अपने आप को मजबूत करने के लिए अच्छे नंबर्स लाने होंगे। नंबर्स अगर नहीं भी आए तो वोट शेयर अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आपसे जुड़े रहें, ये मैसेज जाए बाहर और 2027 का जब विधानसभा का चुनाव हो तो आप मजबूती के साथ अपने आप को खड़ा कर पाए। अभी जो सबसे बड़ी समस्या है वो समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ही बहुजन समाज पार्टी का सबसे बड़ा नुकसान किया है। बीते लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि सारा दलित मतदाता वर्ग जो कुछ भाजपा में गया, लेकिन ज़्यादातर इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में बट गया। तो ऐसे में मायावती के लिए बहुत करो या मरो की स्थिति है कि वो दलित सियासत पर उन्होंने अपनी वापसी की है, दलित वोट बैंक को एकजुट करने का प्रयास किया है और उनका जो न्यूक्लियर वोट बैंक है, जो उनके पार्टी की न्यूक्लियर विचारधारा है, उसको मजबूती से करके आगे बढ़ने का वो प्रयास कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही SC/ST में क्रीमी लेयर की बात होती है, वही सबसे पहले बोलने वाली नेता हैं। कोई और पार्टी उतने मुखरता से नहीं बोलता है जितनी मुखरता से मायावती बोलती हैं। हरियाणा में अभी क्रीमी लेयर वाले मामले में नई नायब सिंह सैनी की सरकार ने, कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी, इसका भी खिलाफत सबसे पहले मायावती ने की। जहाँ जहाँ भी ऐसे मामले आ रहे हैं जहाँ पर दलितों के हितों की बात होती है, बीएसपी सबसे पहले उसमें अपना स्टेटमेंट जारी कर रही है, क्योंकि उसको पता है कि दलित वोट बैंक को अगर साथ में रखना है तो उनके हितों की बात मजबूती से बिना कुछ सोचे समझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी के आधार पर पार्टी की नींव रखी गई थी। और अब मायावती के सामने यही समस्या है कि जो बिखरा हुआ दलित वोट बैंक है उसको वापस लाना है। और कैसे वापस लाना है? समाजवादी पार्टी से लड़ के लाना है, क्योंकि उसी में उनका मैक्सिमम, जो बिखरा हुआ दलित वोट बैंक है उसका मैक्सिमम शेयर समाजवादी पार्टी को गया है। इसीलिए आप देखिए करहल में वो बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रही हैं। अखिलेश यादव का घर कहा जा रहा है, वहाँ पे वो चाहती हैं कि वो बहुजन समाज पार्टी रिजल्ट हासिल करे, ताकि मैसेज जाए दलित मतदाताओं में कि मायावती जो है वो उनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी 9 और विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है, बहुत टैक्टफुली और समझदारी भरे फैसले लेते हुए मायावती ने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। 13 तारीख को मतदान, 13 नवंबर को मतदान होगा और रिजल्ट जब आएंगे तो ये देखना होगा कि बीएसपी की जो कोशिश है बीते 4 महीने की कितनी कामयाब हुई है। क्या वो अखिलेश यादव को टक्कर देने में कामयाब रही हैं? क्या वो बहुजन समाज पार्टी का जो मजबूत वो वोट बैंक था, बेस वोट बैंक, उसको वापस लाने में सफल हुई हैं,
क्या वो बीजेपी से लड़ने में सक्षम है और क्या 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी फिर से वापसी करने के लिए अपने आप को तैयार कर चुकी है। ये तमाम जो बातें हैं ये हमको पता चलेंगे जब उपचुनाव के रिजल्ट्स आएंगे। बहरहाल आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी और मायावती जो फैसले ले रही हैं वो बीएसपी के लिए कितना फायदेमंद है? अखिलेश यादव से सीधी टक्कर लेना क्या उनके पार्टी के हित में है या उनकी सीधी टक्कर बीजेपी से होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए डेली लाइन।